कोई? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग अल्टरनेट डिसाइड करते हो क्या, किसको ऑनलाइन आना है? कल शायद आप में से कोई आया था। हाँ, प्रगति काफी दिन पे आ रही थी तो उसने सोचा कि आज मैं ऑनलाइन आती हूँ। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द रिवीजन एनालिसिस ऑफ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, है ना। रिवीजन सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें चैप्टर 4 तक आ गए हम लोग, है ना। तो थोरोली एंड क्विकली रिवाइज करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। बीच में आपको जो भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो जो पिछली बार रह गई हो, कई बार क्या होता है ओरिजिनल चैप्टर चलता है, कोई चीज रह जाती है, जहन में रह जाती है, पूछ नहीं पाए या समझ नहीं पाए, अभी आपको क्लियर करनी है, बिकॉज दिस इज द वन एंड द लास्ट चांस। इसके बाद कभी डिटर्मिनेंट्स इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा या बताएगा, ठीक है। अभी ये खत्म हो जाएंगे एग्जाम से, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स क्यों देखोगे? अब ये रिपीट तो होगा नहीं टर्म 2 में नए चैप्टर्स हैं, तो एक तरीके से लास्ट टाइम चल रहा है डिटर्मिनेंट्स आपकी लाइफ का, जो भी है पूछ लेना, ठीक है। ओके, ऑल्दो यू कैन वॉच द वीडियोस, वो सारी बातें ठीक है, बट लाइव सेशन लास्ट टाइम ही चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट इज ए क्या है? नंबर। डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर। इट इज नॉट ए मैट्रिक्स, इट इज ए नंबर। ऑल्दो ये इन दो डंडों से और बीच में कुछ नंबर्स रखे हुए होते हैं उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इसकी वैल्यू जो होगी वो एक नंबर के बराबर होगी, राइट। अब वो नंबर क्या हो सकता है? रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। देखो ये बड़ी अजीब बात है, इस पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इस पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, जो मैट्रिक्स थी उसके अंदर रियल एंट्रीज होती थी, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि उस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो रियल निकलेगा, बट ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी निकल सकता है, ठीक है। रियल एंट्रीज से डिटर्मिनेंट निकालें तो वो कॉम्प्लेक्स भी निकल सकता है। लिख रहा है ना केवल रियल और कॉम्प्लेक्स, तो डिटर्मिनेंट रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, बट मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी? मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी? रियल एंट्रीज से बनी हुई होगी, ठीक है। विच इज एसोसिएटेड, ये नंबर एसोसिएट किया जाता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। रिमेंबर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा, ओनली एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। इस तरह की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इधर 2/2 या 3/3 मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोर्स में नहीं है आपके, 2/2 देगा या फिर 3/3 ऑफ ऑर्डर एन। अभी तो जनरल बात कह रहा है, तो जनरल बात में तो किसी भी एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है, टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। पूरे के पूरे स्क्वायर मैट्रिक्स ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है उनका डिटर्मिनेंट, एक तरीके से क्लास का मॉनिटर, ठीक है ना। और ताज्जुब की बात यह कि क्लास का मॉनिटर जरूरी नहीं कि उनमें से कोई हो, भाई जो मैट्रिक्स के अंदर मान लो जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, डिटरमिनेंट उनमें से कोई होगा ऐसा जरूर नहीं, डिटरमिनेंट से उनके अलावा भी कोई तीसरा चौथा पांचवा नंबर हो सकता है, ठीक है जी। ये तो रही क्या डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म 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 हम्म। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो हमने सीखा है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ और भी नंबर्स हो सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो नॉट डिफाइंड है। आयोटा है तो हमने सीखा है √1, ये हमने सीखा है। उसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। इस तरीके से और भी नंबर्स होते हैं, तो वो इन, अब हम सोचेंगे रूट तो कभी लगेगा ही नहीं, तो रूट तो कभी लगेगा नहीं, लेकिन कुछ और करके भी कुछ और नॉट डिफाइंड नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और ऐसी एंट्रीज हो सकती है जिससे कुछ और दूसरे नॉट डिफाइंड नंबर्स आ सकते हैं, जरूरी नहीं है रूट वाले ही। हमने तो केवल अभी तक हमारे कोर्स में ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी जो नॉन रियल नंबर्स हैं वो केवल और केवल क्या है, जो रूट के अंदर माइनस वाले नंबर है, लेकिन और भी होते हैं, और नंबर भी है ना ऐसे, तो वो आ सकते हैं। प्रैक्टिकली आते नहीं है बट डेफिनेशन के अंदर है ये आ सकते हैं। तो आधे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि डिटर्मिनेंट रियल कॉम्प्लेक्स या बोथ होगा या क्या होगा, है ना। तो मोस्टली स्टूडेंट्स रियल ना टिक करके आए, बोथ हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, दो डंडे के बीच में ए फिक्स कर दूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में हम ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर दूसरा तरीका है डीईटी ऑफ ए या फिर डेल्टा ए।
ठीक है। अलग अलग जब अपन को उसको यूज करते हैं तो उसकी तरह से हम अलग अलग मतलब नोटेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एरिया निकालते हैं तो हम ये वाला नोटेशन यूज करते हैं, डेल्टा, है ना। बाकी ये तीनों का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल अगर ए एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट इसको हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट डीईटी ऑफ ए, या फिर दो डंडों के बीच में ए, और फिर इस जो रेक्टेंगुलर जो ये ब्रेसेस हैं, इन ब्रेसेस को भी हम सीधे ब्रेसेस कर देते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं करीब करीब मॉडुलस साइन की तरह होता है ये। मॉडुलस साइन भी कुछ ऐसा ही होता है, बट याद रहे ये मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है। अब 1, 2 एंड 3 तीन तरह के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट आपके कोर्स में हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो ऑर्डर वन का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 1 ऑर्डर की है ना। इसका डिटर्मिनेंट वो खुद ही होता है जो एक एलिमेंट अंदर बैठा है। ऑर्डर 1 बाय 1 में एक ही एलिमेंट बैठेगा अंदर, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा उस मैट्रिक्स का, वो ही एलिमेंट होगा जो अंदर बैठा है। भैया क्लास में एक ही बच्चा है, तू ही मॉनिटर बन जा, तू ही रिप्रेजेंटेटिव है पूरी क्लास का, ठीक है। हाँ, उसका खुद का ही मतलब एक तरीके ये मॉनिटर के और भी काम होते हैं ना, क्लास के बारे में देखना, वो सब भी तो है। चौक है कि नहीं है, डस्टर है कि नहीं है, बेंचेस सही है कि नहीं है, तो वो भी वो खुद ही देखेगा, अकेला बच्चा है तो। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का जो डिटर्मिनेंट होता है वो भी काफी इजी होता है। क्या करेंगे, हम डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। अब डिफरेंस में ऐसा नहीं है कि आप कभी इसमें से इसको माइनस करो या कभी उसका, हमेशा हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को ही माइनस करना है। क्या कहा मैंने, डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को क्या करना है, माइनस करना है। ये होता है ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में हम क्या करेंगे, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स होगी हमारे पास, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ के हमको एक्सपैंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड। एक्सपैंड करके हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ताज्जुब की बात यह है कि किसी भी रो को पकड़ के एक्सपैंड करो या किसी भी कॉलम को पकड़ के एक्सपैंड करो, डिटर्मिनेंट सेम निकलेगा, आंसर आपका क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। और एक्सपैंड करने का तरीका क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रो 1 से एक्सपैंड करता हूँ, इनको रो बोलते हैं, इनको कॉलम, ये मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं अपन, मतलब मैं R1 से एक्सपैंड करता हूँ, इस रो से एक्सपैंड करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसके तीनों एलिमेंट्स को एक एक बार उठाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस एलिमेंट को उठाया, तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल के जो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बनी है या बची है, उस 2 बाय 2 की मैट्रिक्स का जैसे ऊपर डिटर्मिनेंट निकाला, वैसे के वैसे निकालना है, वैसे के वैसे निकालना है। और फिर लास्ट में क्या करना है, जिस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग चल रहे थे उससे मल्टीप्लाई भी करना है। और एक चीज और है, ये इन सारी बातों के बाद फिर एक लास्ट चीज आ जाती है, साइन। तो साइन भी देखना है। तो जब मैं इस वाले एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट देख रहा हूं, तो इसका साइन चेक किया जाएगा इसके सफिक्सेस। सफिक्सेस मतलब ये जो नीचे नंबर की पोजीशन दी हुई है, अगर इस पोजीशन का सम अगर इवन है तब तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और अगर इसका सम ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब है जो नंबर है उसका नेगेटिव हो जाएगा। बाय द वे वो नंबर ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव करना है, जो चीज है उसका नेगेटिव करना है अगर सम ऑड आता है तो, और अगर सम इवन आता है तो उसका नेगेटिव नहीं करना है, जो है आंसर वो का वही आंसर माना जाएगा। अच्छा, शॉर्टकट में याद रखें तो दिस वन ऑड है, बाकी सब इवन है, चेक कर लो, बाकी सब इवन है, ठीक है ना। इस तरीके से जो चल रहे हैं वो तो ऑड हैं, और इस तरीके से क्या है, इवन है। यानी कि किसी भी रो या कॉलम के जो मिडिल वाला एलिमेंट है, जैसे इस रो के मिडिल वाला एलिमेंट है ना, नहीं, किसी भी रो और कॉलम नहीं कह सकते क्योंकि इसका तो फिर ये आ जाएगा ना, पहली रो का मिडिल वाला एलिमेंट, पहली कॉलम का मिडिल वाला एलिमेंट, ठीक है, लास्ट रो का मिडिल वाला एलिमेंट एंड लास्ट कॉलम के मिडिल वाला एलिमेंट, ये जो है ये क्या है, ऑड सम देते हैं, बाकी सब क्या देते हैं, इवन सम देते हैं। तो ये जो मैंने बताया ये कुछ फॉर्मूला में लिखा हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अब बात आती है कि सर किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, करे क्या। तो एक थ्योरी बना लो माइंड के अंदर,
we should select that row or column for expansion which contains the maximum number of zeros। उससे क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो से तो वो जो जीरो वाला एलिमेंट है उससे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जीरो ही बनना है, तो क्यों मेहनत की जाए। तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है उसी को सेलेक्ट करो, बट याद रहे तीनों जीरोज नहीं होने चाहिए। अगर तीनों जीरोज हैं तो फिर डिटरमिनेंट जीरो है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऐसा नहीं सर तीनों एलिमेंट जीरो हो उस रो या कॉलम में, तो फिर डिटरमिनेंट ही जीरो है। ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब दो जीरोस होने चाहिए, जिसमें दो जीरोस हो गई मजे आ गए, एक ही एलिमेंट पकड़ के काम करता है। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल दे दिया, मतलब तरीका बता दिया है। जैसे रो वन के अलोंग मुझे अगर एक्सपैंड करना है तो क्या करूंगा मैं, ये तो है रो वन का पहला एलिमेंट, ये है रो टू का रो वन का दूसरा एलिमेंट, और ये है रो वन का तीसरा एलिमेंट। सबसे पहले साइन डिसाइड करेंगे। सम जो है वो इवन है तो वन से मल्टीप्लाई किया, यानी साइन को नहीं बदला। सम जो है वो ऑड है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन साइन बदला। उसके बाद सम वापस इवन है तो यानी कि साइन को नहीं बदलना, यानी वन से मल्टीप्लाई करना है। ये तो हो गई इतनी बात। उसके बाद जो बचती है 2/2 की मैट्रिक्स, उस 2/2 की मैट्रिक्स का जैसे ऊपर डिटरमिनेंट करना बताया था वैसे के वैसे डिटरमिनेंट करना है। ठीक है ना। और फिर इन तीनों को लास्ट में ऐड करना है। इन तीनों को लास्ट में क्या करना है, ऐड करना है। सही है, क्लियर है। ठीक है। इसी तरीके से रो टू रो थ्री चलेंगे, जो ये आप कर सकते हो अपने आप। चलते हैं आगे सीधा। हाँ जी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सुनो, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एन ऑर्डर की, ठीक है, तो अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसको इस मैट्रिक्स से के से मल्टीप्लाई करके बनाया गया, इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करके अगर ए को बनाया गया, तो इसका डिटर्मिनेंट और बी के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होगा, इसका डिटर्मिनेंट बी के डिटर्मिनेंट का के टू द पावर एन टाइम्स होगा। के टू द पावर एन टाइम्स होगा। इसका कारण सुनो, इसका कारण ये है कि जब के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होते टाइम तो उस सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट डिटर्मिनेंट के केस में जब वो बाहर निकलेगा तो एक रो से एक बार निकलेगा, दूसरी रो से दोबारा निकलेगा, तीसरी रो से तीसरी बार निकलेगा। तो मान लो ऑर्डर 3/3 है तो 3 बार निकला। तो मान लो मैंने 2 अंदर दिया था, निकल के 2 क्यूब आया, 3 बार निकल के आया। और अगर ऑर्डर 4/4 है तो एक 2 देते ही 4 बार 2 निकल के आएगा 4 रोज से। तो जो भी ऑर्डर n है उसकी पावर में वो स्केलर बाहर निकल के आएगा एज फार एज डिटर्मिनेंट इज कंसर्न। मैट्रिक्स के केस में एक बार अंदर जाएगा, और अगर बाहर निकालना चाहो तो एक ही बार बाहर भी आ जाएगा। समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, 3/3 का ही। मान लो ये कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, मैंने इस मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया तो k अंदर गया, इधर भी k टाइम्स, इधर भी k टाइम्स, इधर भी k टाइम्स, k टाइम्स, k टाइम्स, k टाइम्स, k टाइम्स, k टाइम्स, k टाइम्स। ठीक है। अब इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इस डिटर्मिनेंट में से k फर्स्ट रो से बाहर आ सकता है, k दोबारा सेकंड रो से भी बाहर आ सकता है, k तीसरी बार भी बाहर आ सकता है, तो k क्यूब बाहर आ जाएगा, k इंटू के। बाहर आने के बाद अब जो मैट्रिक्स बनी या बची वो तो पुरानी मैट्रिक्स ही है, वो तो पुरानी मैट्रिक्स ही है ना। तो पुरानी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो वही तो इसका डिटर्मिनेंट होगा। जो बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो तो जो शुरुआत में मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट होगा ना। तो उस डिटर्मिनेंट को शुरुआत में ही निकाल लेता और के क्यूब से सीधे मल्टीप्लाई कर देता मैं। उस मैट्रिक्स को शुरुआत में ही निकाल लेता, उस मैट्रिक्स को मतलब उस डिटर्मिनेंट को, और उसको के टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करना है जो ऑर्डर है, क्योंकि जितना ऑर्डर होगा उतनी रोज होंगी, उतनी बारी वो स्केलर बाहर निकल के आएगा। मैं का ऑर्डर 4 है तो रोज भी 4 है, रोज भी 4 है तो के 4 बार के इंटू के निकल के आए। क्लियर है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली सोचो भाई, प्रैक्टिकली सोचो कि एक बार मैट्रिक्स में एक बार अंदर जाता है, डिटर्मिनेंट में ऑर्डर के हिसाब से उतनी बार बाहर आता है, तो उतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा उसके डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई विल गिव ए स्टार मार्क और मान के चलो आएगा क्वेश्चन। ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है बी, ओरिजिनल मैट्रिक्स इज दिस बी। ठीक है। अब बी को के से मल्टीप्लाई किया तो एक दूसरी मैट्रिक्स बन गई, बन गई।
अब ये कह रहा है कि जो दूसरी मैट्रिक्स बनी है उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो जो शुरुआत में मैट्रिक्स थी उसी का निकाल लो, और जो k की बात कर रहे थे उसको k टू द पावर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो बिना k को अंदर इंट्रोड्यूस किए, और k टू द पावर n से उस ये नंबर निकलेगा ना कोई, ये सम नंबर होगा, उस नंबर को इस k टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, वही इस नई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। क्लियर? चलो चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज हैं, आप कह रहे हो बदल गई हैं, और मतलब सॉरी हट गई हैं, बट एक बार हम क्या करते हैं, थोरोली इसको रीड तो कर लेते हैं ना ऊपर ऊपर से। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि अगर हम डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंजेस आते ही नहीं है। यानी किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों इक्वल निकलेंगे। और सोचने वाली बात है, ट्रांसपोज में क्या करते थे अपन, क्या करते थे, रोज एंड कॉलम्स को तो इंटरचेंज करते थे। तो हम सपोज करो रो 1 से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो वो रो 1 अब कॉलम 1 में दिखाई दे रही है, तो अब कॉलम 1 से कर दो। और अभी अभी बताया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करो, डिटरमिनेंट वैल्यू बदलती नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दे बोथ शुड बी इक्वल। ठीक है ना? चले नेक्स्ट। ये क्या लिखा है? हाँ, अगर हमको किसी रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है या ट्रांसपोज को अगर अपने को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं ना अगर अपन, तो अपन सिंबॉलिकली ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, आर आई को सी आई से इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी रो 1 को कॉलम 1 से, रो 1 बिकम्स कॉलम 1, रो 2 बिकम्स कॉलम 2, रो 3 बिकम्स कॉलम 3। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब है ये वाला ऑपरेशन लिखा, आर आई इंटरचेंज्ड विथ सी आई। ठीक है ना? ये छोटी मोटी बातें याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी। अगर किसी भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, बिल्कुल बदल दिया जाए, तो जो डिटर्मिनेंट आना है वो पहले जो डिटर्मिनेंट आना था उसका नेगेटिव आएगा। मान लो डिटर्मिनेंट पहले 5 आना था, आपने रो को इंटरचेंज कर दिया, अब डिटर्मिनेंट निकालो तो -5 आएगा, या पहले -5 आना था तो अब 5 आएगा। हमेशा याद रखो, नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव का मतलब ओरिजिनल का नेगेटिव आएगा। तो ओरिजिनल अगर ऑलरेडी नेगेटिव था तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव भी आ सकता है। कई बच्चे रट लेते हैं कि नेगेटिव ही आएगा, गेट्स नेगेटिव, तो फिर वो ऑप्शन में केवल नेगेटिव ही ढूंढे, जरूरी नहीं है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स नेगेटिव, गेट्स नेगेटिव है, गेट्स नेगेटिव, गेट्स नेगेटिव का मतलब देखो, गेट्स नेगेटिव और इज नेगेटिव में बहुत फर्क है। अगर मैं यहाँ लिख दूं इज नेगेटिव, दैट मीन्स आंसर हमेशा नेगेटिव है, लेकिन मैंने कहा गेट्स नेगेटिव, इसका मतलब जो चीज है उसका नेगेटिव कर देना। ठीक है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट वन एट ए टाइम, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही बार कर दिए, भाई दो रोज भी एक ही बार में चेंज कर दिया, दो कॉलम, पहले आहिस्ता से पहले दो रोज चेंज करो, उसमें भी नेगेटिव होगा, या फिर दो कॉलम एक्सचेंज करो, वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही काम अगर आप करो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर रो किसी दूसरी पर्टिकुलर रो से इंटरचेंज हो रही है तो आर आई इंटरचेंज विथ आर जे, आई एन जे डिफरेंट होंगे, जैसे ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। या कॉलम को कैसे इंटरचेंज, कॉलम इंटरचेंज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी आई इंटरचेंज्ड विथ सी जे। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। इजी है, नेगेटिव कर देना बस आप। अच्छा, नेगेटिव क्यों हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं। क्योंकि जैसे ही रो 1 रो 2 से इंटरचेंज हुई तो एलिमेंट की जो सफिक्सेस का जो सम था उसका फर्क पड़ जाता है। क्योंकि मान लो कि ये रो जो है इससे आप एक्सपेंड कर रहे थे, तो ये वाला एलिमेंट पिछली तारीख में A11 था, आज की तारीख में ये क्या है, A21 है। तो ये जो पॉजिटिव दे रहा था ये अब नेगेटिव देगा, तो उस कारण से डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ओवरऑल। ये छोटा मोटा याद रखो ना, इस कारण से हो जाता है। प्रॉपर्टी क्यों बदल रही है उसका थोड़ा थोड़ा कारण याद रखो ना। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, हम शकल प्रॉपर्टी से हमने इसको याद किया था। हम शकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर डिटर्मिनेंट में या मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई भी दो रो या कॉलम एग्जैक्टली सेम है,
कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एग्जैक्टली सेम है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट 0 ही आना है। ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम दिखने वाले या एग्जैक्टली सेम, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। यानी कि आर आई, जैसे मान लो रो 1 और रो 2 एग्जैक्टली सेम हो गई, या रो 2 रो 3 एग्जैक्टली सेम हो गई, या रो 3 रो 1 एग्जैक्टली सेम हो गई, सिमिलरली कॉलम में भी चेंज हो गया, तो इन दो बातों से जो रिजल्ट निकलेगा, या इसमें से या इसमें से जो रिजल्ट निकलेगा, क्या निकलेगा कि डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि किसी स्केलर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं किसी रो या कॉलम को, तो डिटरमिनेंट भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। याद रहे, पूरी मैट्रिक्स को नहीं कह रहा हूं, किसी एक रो या कॉलम को कह रहा हूं। किसी एक रो को पकड़ के मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से पहले जो डिटरमिनेंट आता, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी के से मल्टीप्लाई होगा, मतलब उतने टाइम्स ही होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, मैंने कहा उसका डिटरमिनेंट 5 है, उस मैट्रिक्स की किसी एक रो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद डिटरमिनेंट निकाला, तो अब जो डिटरमिनेंट आएगा वो 15 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया था ना आपने, तो डिटरमिनेंट भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 3 15। कब, जब किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और बताओ अगर पूरी मैट्रिक्स से करें तो फिर 3 बार 3 3 से मल्टीप्लाई होगा। अभी बताया ना एक प्रॉपर्टी, के टू द पावर n से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था ही सही, इंटू 3 एक बार नहीं होगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 से, यानी 3 क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, क्लियर है। ये कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर रो को k टाइम्स कर दो आप, तो डिटरमिनेंट भी k टाइम्स हो जाएगा, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम को भी अगर आप k टाइम्स कर दो तो भी डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा, उतने ही स्केलर टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हाँ अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट सुनो। अगर हम क्या करते हैं, किसी एक रो या कॉलम से कॉमन स्केलर को बाहर निकाल देते हैं, जैसे मान लो पहली रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, उसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, एक रो या एक कॉलम से अपन स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकाल सकते। पूरी मैट्रिक्स से निकालेंगे तो उतने टाइम्स निकालना पड़ेगा, उतने टाइम्स निकालना पड़ेगा। ये पहला रिजल्ट है इस चीज का। दूसरी चीज, अगर कोई भी दो रो या कॉलम को हमने प्रोपोर्शनल चेक किया, प्रोपोर्शनल समझते हो, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में, मान लो ये है 1 2 3 और तीसरी रो है मान लो 2 4 6, तो ये भी इसका दुगना, ये भी इसका दुगना, ये भी इसका दुगना, तो ये रो और ये रो प्रोपोर्शनल है। क्या है इसका मतलब, अगर मैं सेकंड थर्ड रो में से 2 कॉमन ले लूं तो ये आइडेंटिकल बन जाएगी, वापस आइडेंटिकल बन जाएगी, तो ये वापस 0 हो जाएगा। भाई देखो, सपोज करो ये तो था 1 2 3 और ये है 2 4 6। अभी अभी प्रॉपर्टी 1 में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी एक रो से हम कॉमन एलिमेंट बाहर निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट के केस में। मैट्रिक्स के केस में तो सब में से कॉमन होना चाहिए, डिटरमिनेंट के केस में किसी एक रो से कॉमन है तो भी चलेगा। तो इस एक रो से कॉमन दिख रहा है, तो 2 को अगर सपोज करो मैं बाहर निकाल दूं तो ये 1 2 3 रह के वापस आइडेंटिकल हो गई, तो 2 इंटू 0 भी कर दोगे तो भी 0 ही तो आएगा। तो इन शॉर्ट याद रखो, अगर कोई सी भी दो रोज या कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल भी दिखाई दें, आइडेंटिकल दिखाई दे तो 0 होता ही था, बट प्रोपोर्शनल भी दिखाई दें तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। ये इस प्रॉपर्टी के रिजल्ट्स हैं दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, स्प्लिटिंग द डिटरमिनेंट इनटू 2 डिटरमिनेंट्स। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। हमको जब डिटरमिनेंट बड़ा लग रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के रेस्पेक्ट में स्प्लिट करके दो डिटरमिनेंट्स का सम के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को रो 1 थोड़ी बड़ी लग रही है बाय द वे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो इसमें a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 टाइप के एलिमेंट्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले एलिमेंट्स को चुन के एक डिटरमिनेंट बना दिया मैंने, और इन सबके बीच में प्लस वाला साइन था, इन सबके बीच में क्या था, प्लस वाला साइन था, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस वाला साइन, और दूसरे एलिमेंट्स उठा दिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और बाकी के एलिमेंट्स दोनों में सेम रहेंगे, b1 b2 b3 है तो इधर भी b1 b2 b3 b1 b2 b3, c1 c2 c3 है तो इधर भी c1 c2 c3, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि
सारे के सारे एलिमेंट्स अगर किसी एक रो में या कॉलम में दो एलिमेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किए गए हों तो डिटरमिनेंट को भी हम उन्हीं दो एलिमेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है ना। सपोज करो यहाँ माइनस साइन होता तो फिर मैं यहाँ पे माइनस लगाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन होता तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाता। सम के रूप में ही आप एक्सप्रेस कर सकते हो, सम के रूप में। और सम और डिफरेंस एक ही बात, ये करीब करीब है ना। नेगेटिव जोड़ दो तो डिफरेंस है और पॉजिटिव जोड़ो तो सम है ना। हाँ क्या कह रहे हो? किसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी? b1 b2 b3 की वैल्यू बदल जाएगी। क्यों? जो एलिमेंट्स यहाँ है वो वही रखो ना आप यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी वही रखो। आप क्या कह रहे हो? बाहर माइनस लगाएं? बाहर माइनस क्यों लगाएं समझाने में। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ तो वो डिटर्मिनेंट में थोड़ा ना होता है ऐसा। अरे बाहर कोई भी स्केलर है वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से होगा। इस माइनस को आप इससे इससे या इससे तीन में से किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सबसे नहीं कर सकते। ठीक है। माइनस बाहर रखा हुआ है दैट मीन्स -1 बाहर रखा हुआ है, तो -1 भी तो एक स्केलर है। तो किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना, सबसे नहीं करना। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेंट शुड बी स्प्लिटेड अकॉर्डिंग टू एनी रो और एनी वन कॉलम एट ए टाइम, वन एट ए टाइम कुल मिला के, है ना। अगर आप रो के रिस्पेक्ट में इसको स्प्लिट कर रहे हो तो किसी एक रो के रिस्पेक्ट में करोगे, बाकी रो के एलिमेंट्स को छेड़ोगे नहीं। जैसे रो 1 के रिस्पेक्ट में अगर आप स्प्लिट कर रहे हो तो रो 2 एंड रो 3 शुड बी सेम, उनको नहीं बदलना है। रो 2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 एंड 3 शुड बी सेम, और ऐसा कैसा काम कॉलम में भी होना चाहिए। ये कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि सपोज करो कल को यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे K1 K2 K3, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि A1 A2 A3 तो यहाँ लिख दिया और B1 B2 B3 यहाँ लिख दिया, λ1 λ2 तो और K1 K2 K3 यहाँ लिख दो। मतलब दो रो में आप एक साथ स्प्लिट वाला ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है ना। ये तो आपने दो रो में, इसमें और इसमें एक साथ ही स्प्लिट वाला ऑपरेशन लगा दिया और रो थर्ड को आपने एज इट इज रख दिया, ये तरीका गलत होगा। आपको 1 एट ए टाइम करना है। पहले इसके रिस्पेक्ट में स्प्लिट करना है तो दो मैट्रिसेस बनेंगे या दो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, फिर आपको रो 2 से उठाना है तो फिर इसके भी दो बनेंगे, इसके भी दो बनेंगे। एक्चुअली 4 डिटर्मिनेंट बनने वाले हैं, लेकिन अगर आप दो ही बना के छोड़ दोगे तो गलती कर दोगे। समझ में आएगा ये चीज जो मैंने बताई? 1 एट ए टाइम ही करना है। प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड लास्ट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपको डिटर्मिनेंट्स निकालने में काम भी देता है। ठीक है ना। इक्वी मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर किसी एक रो और कॉलम के हर एक एलिमेंट पर इक्वी मल्टीपल्स ऑफ दूसरी रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। यानी ऐसा कितनी बार भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि आपने उठाई कोई पर्टिकुलर रो, उस रो में आपने ऐड किया किसी दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, किसी दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। चाहो तो सीधे सीधे ऐड कर दो और चाहो तो कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। अगर सीधे सीधे ऐड कर दोगे तो भी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट और क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म्ड डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। और अगर आप के से मल्टीप्लाई ना करते हो सीधे ही लिख दोगे तो भी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट और ट्रांसफॉर्म्ड डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? सेम। एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, और ऐसा कैसा काम कॉलम में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल उसी में किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना, इक्वी मल्टीपल। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे इच्छा कर रही है कि यार रो 2 के एलिमेंट्स में मैं रो 1 के एलिमेंट्स को ऐड कर दूं। कर दो, डिटर्मिनेंट सेम आएगा। जो अभी डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, ऐड करने के बाद वो डिटर्मिनेंट आएगा। जैसे कि 4 + 1 5, 5 + 2 7,
6 + 3 9, बाकी को छेड़ो ही मत। 1 2 3 7 8 9, चाहे से आप प्रैक्टिकली करके देख लो, जो पहले डिटरमिनेंट आ रहा था वो का वही डिटरमिनेंट अभी भी आएगा, डज नॉट चेंज। अब जैसे इधर तो मैंने सीधे सीधे ऐड कर दिया, अब मैं सीधे सीधे ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वी मल्टीपल्स को ऐड कर रहा हूं, यानी कि 1 का मल्टीपल मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके एक मल्टीपल बना दिया 1 का, तो इक्वी मल्टीपल औरों को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तीनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब 1 × 2 2 क्या हो गया 2, 2 × 2 क्या हो गया 4, 3 × 2 क्या हो गया, तो 2 4 6 जो है 1 2 3 के इक्वी मल्टीपल्स हो गए। अब ये इक्वी मल्टीपल्स ऐड कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 6, 5 + 4 9, 6 + 6 12। अभी भी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट से मैच करेगी, या जो बीच में डिटरमिनेंट आया था उससे भी मैच करेगी, बदलती नहीं है, बदलती ही नहीं है। समझ में आई बात? ये का यही ट्रांसफॉर्मेशन आप कॉलम में भी कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ मोर देन वन रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म दिस आर अप्लाइड इन द सेम स्टेप, देन care should be taken to see that the row or column which is affected in one transformation should not be used in the other transformation। ये कहना चाह रहा है कि 1 at a time करते हैं ना अपन 1 at a time करते हैं, तो अगर आप एक से ज्यादा करना चाहते हो एक ही स्टेप में टू सेव योर टाइम, अगर टाइम बचाने के लिए आप ऐसा करते हो, तो आप इस चीज का ध्यान दें कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन में जो रो अफेक्ट हो रही है वो रो दूसरी में यूज नहीं होनी चाहिए। मान लो इसमें मैं रो 1 को चेंज कर रहा हूं, इसमें मैं रो 1 को चेंज कर रहा हूं, तो सेकंड टाइम में तो चेंज होने के बाद जो रो 1 है वो यूज होनी चाहिए थी, लेकिन मैं दोनों को सेम स्टेप्स में यूज कर रहा हूं, तो मेरे को क्या पता चेंज होके क्या आएगी, तो मेरे को जो दिख रही है मैं वो यूज कर लूंगा। तो जो इसमें अफेक्ट होनी है वो रो इसमें यूज नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये कहना चाह रहा है। तो डूज एंड डोंट्स लिखे थे हमने, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज तो है कि अगर सेम रो आर आई चेंज टू आर आई प्लस अल्फा आर जे, या फिर ये क्या लिखा है आर के चेंज टू आर के प्लस बीटा टाइम्स अल्फा बी टाइम्स आर जे, यानी कि जो इक्वी मल्टीपल्स वाली रो है वो सेम हो सकती है, सेम हो सकती है। क्या कर रहे हैं अपन, दोनों टाइम यही अफेक्ट हो रही है ना, दोनों टाइम यही अफेक्ट हो रही है, तो जो एक अगर सेम रो अफेक्ट हो रही है 2 टाइम्स, तो वो चीज तो आप कर सकते हो सेम स्टेप में, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते जैसा उधर दिखाई दे रहा है। क्या कि मान लो कि आर आई चेंज टू आर आई प्लस अल्फा आर जे, और फिर आर के चेंज टू आर के प्लस बीटा टाइम्स अल्फा आर आई, मतलब यहाँ पे जो अफेक्ट हुई ये अफेक्ट हुई, उसको आप यूज नहीं कर सकते। देखो बेटा एक चीज समझो, ये रो तो अफेक्ट हो रही है, ये रो नहीं सॉरी, ये हाँ ये रो तो अफेक्ट हो रही है और ये रो यूज हो रही है, इसको थोड़ा ना चेंज करोगे, इसको तो चेंज करके बस इस रो आई में आर आई में डाल दोगे, तो अफेक्ट कौन सी हुई, बदली कौन सी, ये वाली, यूज कौन सी हुई, ये वाली जे वाली। तो जो अफेक्ट हो रही है वो अगली बार यूज नहीं होनी चाहिए। अफेक्ट कौन सी हो रही है, आर आई, तो आर आई अगली बार यूज हुई क्या, नहीं हुई, तो ये काम तो कर सकते हो। यहाँ पे अफेक्ट कौन सी हुई, आर आई, तो आपने उसी को यूज कर लिया आर आई को, तो ये काम नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एग्जांपल दें, प्रैक्टिकल एग्जांपल इस दिस, मान लो वही सेम चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप रो 1 को बदल रहे हो, रो 1 को बदल रहे हो, मान लो रो 1 प्लस रो 2 से, ठीक है, और सेम स्टेप्स में आप रो 3 को भी बदल रहे हो, रो 3 प्लस रो 2 से, तो ये तो आप कर सकते हो। ये वाली चीज यहां नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही ना, नहीं आ रही ना, और ये दोनों तो हमेशा सेम रहते ही हैं। अब आपको सर ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, याद रखना, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन, ये R1 है तो इधर भी R1, R3 है तो ये इधर भी R3, ये चीज इधर नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज आप कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, कि आप रो 1 को बदल रहे हो, आप रो 3 को बदल रहे हो, दोनों को रो 2 के रेस्पेक्ट में बदल रहे हो, तो बदल दो ना, क्या दिक्कत है। इसको 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9, नीचे वाली रो को 7 + 4 11, 8 + 5 13, 9 + 6 15, और बीच वाली रो को मत बदलो। तो ये काम तो आप कर सकते हो, डूज में आएगा ये। डोंट्स में क्या आएगा, डोंट्स में ये आएगा कि अगर आप नेक्स्ट स्टेप में तो आप कुछ भी कर सकते हो, दो को एक बार में अगर आपको करना है तो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच ही नहीं रहे हो कि दो को एक बार में करने के लिए, तो फिर तो आप ये चीज देखो ही मत, क्योंकि 2 बार में 3 बार में तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो अगर सपोज करो मैं ये कर देता 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अगर मैं रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस R2 कर दूं, और अगर मैं रो 3 चेंज टू रो 3 प्लस R1 कर दूं, तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कर दिया, रो 1 को चेंज करके R1 प्लस R2 कर दिया। मैं क्या करता, 1 प्लस 4 क्या कर दूंगा 5, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9। अब रो 3 में मैं क्या करता हूँ, रो 3 प्लस R1 चेंज करता हूँ, तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 3 12, और सेकेंड रो को तो चलो चेंज किया। बताओ क्या गलती हो गई ऐसा करने से? ये तो रो 1 चेंज हो चुकी है, इसको इससे ऐड करना था, मैंने तो ओरिजिनल से ऐड कर दिया, ये गलती हो जाती है। तो जो बदलनी है वो तो बदल के फिर बदलनी है, बदल के फिर यूज होनी है। जो चीज रो बदलनी है वो बदल के फिर यूज होनी है अगले स्टेप में। मैंने बिना बदले ही उसको यूज कर लिया, जो अफेक्ट हुई वो यूज नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये ठीक है, ठीक है ना? और अगर आप 2-3 स्टेप्स में करो तो कुछ भी कर सकते हो, सेम स्टेप में करने की बात थी। हाँ बोलो। इसका तो नहीं होगा, इससे पिछले वाली का, हाँ ओरिजिनल के इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितना टाइम हो गया? 7:22। ये लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक्सरसाइज नंबर 3 है शायद ये। एक्सरसाइज नंबर 2, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो केवल उसने डिटरमिनेंट निकलवाया होगा, सेकंड में प्रॉपर्टीज हैं सारी जो आपके ओमिटेड है। अब थर्ड में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये वाला 3 एक्सरसाइज आज कर लेते हैं, 3 एक्सरसाइज कल करेंगे, ठीक है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है तो इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। आ रहा है नहीं तो ठीक। क्या कह रहा है कि अगर मेरे को एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर मुझे ऐसा गिवन है तो उस एबीसी ट्राइंगल का एरिया में डिटरमिनेंट की मदद से निकाल सकता हूं। कैसे? 2 2 4 और 2 6, 6 चीजें तो ये मिल गई, 3 चीजें आप 1 1 1 और इंक्लूड कर लो, 9 चीजें हो गई। 9 चीजों को आप एक मैट्रिक्स बना दो, डिटरमिनेंट निकाल दो और 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। बट याद ये रखना है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ऐसा करते टाइम अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो टेक द पॉजिटिव वैल्यू, यानी लगाओ मॉडुलस। दैट्स इट, यही एरिया ऑफ ट्राइंगल है। देखते हैं, लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस, देन आगे पढ़ते हैं। देन क्या होगा, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, क्या होगा, हाफ तो से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ठीक है ना। अंदर डिटर्मिनेंट है, ये तो देखो ये बार वाला साइन तो मॉडुलस का है, बार वाला साइन किसका है बेटा, मॉडुलस का। अंदर वाला जो डंडा है वो किसका है, डिटर्मिनेंट का है। क्या करो आप, x1 y1 x2 y2 x3 y3, मैंने क्या कहा, एक रो एक कॉलम बचता है, उसकी जगह क्या लगाओ 1 1 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ये जो 3/3 की मैट्रिक्स बन गई, इसका क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। इन केस डिटर्मिनेंट नेगेटिव आता है तो टेक द मॉडुलस साइन, यानी उसका पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करो, और बाहर किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और इस, हाँ 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये एक तरीके से है ना जबरदस्ती बनाया हुआ फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने क्लास 10th में सीखा था वो कुछ ऐसा था, याद करो, ऐसा था, ऐसा था। तो अब मुझे सपोज करो क्या करना है हमको, या फिर आप ऐसे मान सकते हो, सुनो, अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखा है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखा है जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन एक 2 डायमेंशनल पॉइंट को 3 डायमेंशनल स्पेस में कंसीडर करने के लिए उसका तीसरा कोऑर्डिनेट 1 मानना पड़ता है। एक 2D प्लेन है, उसमें मेरे पास एक पॉइंट है 4,5, मैंने वो प्लेन हटा दिया, अब मेरे को इसको स्पेस में कंसीडर करो, तो उसका तीसरा कोऑर्डिनेट हाल फिलहाल के लिए फॉर द टाइम भी क्या मानना पड़ेगा आपको, 1 मानना पड़ेगा, जेड कोऑर्डिनेट। आप उस 3D वाले पॉइंट को 2D स्पेस में मान रहे हो, दैट मींस आप उसके तीसरे कोऑर्डिनेट को क्या मान रहे हो, 1 मान रहे हो। सिंपल सी बात ये होती है। तो एक तरीके से ये जो पॉइंट था x1 y1, क्या था जो पॉइंट था ना x1 y1, वो x1 y1 1 है, वो पॉइंट ये पूरा है x1 y1 1, ये 3 कोऑर्डिनेट्स में वो पॉइंट आएगा। बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, उधर आप ऑफलाइन ही लोगे ना, ऑफलाइन ही लोगे ना, हाँ तो फिर उधर ले लो क्योंकि अपलोड भी करूंगा फिर, हाँ उधर, ठीक है।
चाबी, अच्छा आपकी कल यहीं रह गई थी, ये लो राजा, ये चाबी देना सर को। आपकी शायद चाबी ऊपर ही रखी हुई है, मंगाता हूँ। हाँ ये तो मेरी है, आपकी ऊपर रखी हुई, मंगाता हूँ। ठीक है ना, समझ में आई बात, क्लियर है? क्या कहा मैंने कि किसी भी 2D पॉइंट को एकदम से 3D बनाना पड़ जाए तो हम क्या ले लेंगे, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, हाल फिलहाल के लिए 1 ले लेंगे। तो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट। अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। तो सपोज करो कॉलम 1 से के रेस्पेक्ट में मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, पहले x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y2 तो हमने x1 लिखा, y2 इंटू 1 y2 माइनस y3 इंटू 1 y3, ये तो गया एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट ये नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी जो सफिक्सेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, 2 1, तो 2 1 ऑड देते हैं सम हमको, तो इधर तो प्लस था, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, x2 मल्टीप्लाइड बाय इसको और इसको काटेंगे तो y1 इंटू 1 y1 माइनस y3 इंटू 1 y3, और लास्ट में हम क्या करेंगे, x3 जब अपन लेंगे तो x3 में वापस पॉजिटिव हो जाएगा, ये x3 में वापस पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके जब अपन रोज एंड कॉलम्स कॉरेस्पॉन्डिंग को इग्नोर करेंगे तो क्या बनता है, y1 इंटू 1 y1 माइनस y2 इंटू 1 y2। तो यूं याद रखना है कि बीच वाला तो नेगेटिव होता है, बाकी अगल बगल के क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब अपन ने क्लास 10th में ये फॉर्मूला सीखा था तो पता है क्या किया था, इसमें नो चेंज ऐसे कैसे था, ये इसमें नो चेंज ऐसे कैसे था, इसमें पता है क्या चेंज था, यहाँ प्लस था। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ प्लस था तो फिर तो बदल गया, नहीं, अंदर क्या था, y3 माइनस y1, बात एक ही है ना। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, y1 माइनस y3 से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये y3 माइनस y1 हो जाएगा और माइनस साइन बाहर आके प्लस हो जाएगा। तो जो हम फॉर्मूला 10th में पढ़ते थे वो ये था, एग्जैक्टली सेम था, याद कर पा रहे हो तो अगर आप, है ना। देखो हमेशा याद रखना, कोई भी हम थ्योरम पढ़ते हैं ना, पहले अपन पढ़ते हैं बाद में प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम 6th 7th से पढ़ रहे हैं, प्रूफ अपन ने 10th में करी, तो पहले तो डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में हमको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, बाद में उसका एक्चुअल चीज बताई जाती है कि ऐसा था, तो 10th में पढ़ लिया, अब बताएंगे ऐसा इससे ये चीज बनी है। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, कोई पता नहीं चल रहा, कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूला ही पूछ लिया, फिर 4 ऑप्शन में 4 फॉर्मूला ही दे दिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे दिया, तो अपन सेफ होके नहीं जा सकते, बट अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसमें कुछ नोट्स हैं। क्या है, पहली चीज वही मॉडुलस साइन लगाना है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करेंगे, ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू करेंगे, इग्नोरिंग द माइनस साइन, एंड इन केस एरिया इज गिवन विद द हेल्प ऑफ विच, सुनो, देखो दो बातें, अगर एरिया नेगेटिव आ जाता है, अगर एरिया नेगेटिव आ जाता है तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। बट इन केस अगर एरिया गिवन है, इन केस इफ एरिया इज गिवन, तो आप उस एरिया को पॉजिटिव नेगेटिव मानते हुए, मान लो एरिया गिवन करके अंदर का कोई चीज मिसिंग कर दी, एरिया गिवन करके अंदर की कोई चीज, कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग कर दिया और पता कह दिया कि इसको पता लगाओ, मान लो यहाँ पे के रख दिया, पता लगाने के लिए कह दिया कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आ जाता है। अगर एरिया गिवन होता है तो एक बार इस एरिया को पॉजिटिव रख के के की वैल्यू निकालो और एक बार नेगेटिव रख के के की वैल्यू निकालो। क्यों? क्योंकि ये के जो है ये दो वैल्यू से सेम एरिया दे सकता है, ये के जो है दो वैल्यू से सेम एरिया दे सकता है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस लगने के बाद मान लो के की वैल्यू 5 थी, मान लो के की वैल्यू 5 थी, उससे एरिया मान लो 10 आ रहा है, और के की वैल्यू -5 से मान लो एरिया -10 आ रहा है, तो भी मैंने तो 10 ही लिया होगा,
तो जब मैं एरिया देके इसकी वैल्यू पूछूंगा तो एक बार तो 10 रख के एक बार -10 रख के दो वैल्यूज निकालोगे ना के की, तो समझ रहे हो। अगर एरिया निकालना है तब तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बट एरिया दे दिया तो उसकी दो वैल्यूज लेनी है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, और फिर आगे जो भी पूछ रहा है वो काम करना है, जैसे के की वैल्यू पूछ रहा है या जो भी कर रहा है। ठीक है, ये नोट था यहाँ पे कि इन केस अगर एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव वैल्यू है, तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर एरिया ही गिवन है जिसकी मदद से कुछ निकालना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड सम मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स में से कुछ निकालना है, एरिया दे दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, एरिया को बोथ वेज पॉजिटिव भी मानेंगे और नेगेटिव भी मानेंगे और फिर बचा हुआ काम करेंगे। ठीक है जी, नॉट तो आ सकती है ना, मिसिंग कोई कोऑर्डिनेट है वो दो दो वैल्यूज पे सेम एरिया दे सकता है ना। आपको एरिया दिया है, आपसे पूछा ये एरिया कब कब आ सकता है, तो ऑब्वियसली वो दो वैल्यूज पे आ सकता है। मुझे एक चीज बताओ, एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट इज फाइन। मान लो ये कोई के है, ये एक एरिया देता है, ठीक है, नेगेटिव के नेगेटिव एरिया देता है। एरिया निकालने की बात थी तो आपने इसको पॉजिटिव कर दिया, तो के से भी आपको वही एरिया मिला, माइनस के से भी आपको वही एरिया मिला। एरिया से जब के की दो वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आप इसी एरिया से निकालोगे तो के ही निकलेगा, आपको एक बार माइनस एरिया से निकालना पड़ेगा तभी तो माइनस के निकलेगा। दो वैल्यूज एक वैल्यू दे रही है, अब इस एक वैल्यू से ये दो वैल्यू निकालनी है तो उसकी भी दो वैल्यूज लोगे तभी तो वो दो आएंगी, अगर सेम ही लोगे तो सेम ही आएगी। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है ना। वो दूसरी वैल्यू क्या है, ऐसा सोचने के लिए उस एरिया को नेगेटिव लेके देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाए होने वाले, इसको मैं प्रैक्टिकली पहले भी समझाया था, अभी भी देख लो, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। सपोज करो ये ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे सपोज करो ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसका कुछ भी एरिया रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, ए पॉइंट को थोड़ा सा और नीचे खिसका दूं मैं, तो अब जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया पहले वाले एरिया से कम होगा। अब ए को और थोड़ा नीचे खिसका दूं, अब वाला एरिया पिछले से और कम होगा, और खिसकाता जाऊं और इसी में मर्ज कर दूं तो एरिया 0 बनेगा, बनेगा ना। तो इसका मतलब तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए, तो तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, सॉरी तीन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए, नॉन कॉलिनियर नहीं, पहले नॉन कॉलिनियर थे अब कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए, उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 0। अगर हमको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कहे जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है, जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूला से ही निकाल लो, स्लोप निकाल के, टू पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला था उससे निकाल लो, ठीक है। बट यहाँ पे यूजिंग डिटर्मिनेंट निकालना है, यूजिंग डिटर्मिनेंट। हम क्या करेंगे, हमको दो पॉइंट तो गिवन है, तीसरा एक पॉइंट और मान लेंगे P, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x y। याद रहे ये तो कांस्टेंट्स हैं, x1 y1 तो कांस्टेंट्स देगा आपको, वो x2 y2 भी कांस्टेंट्स देगा। इक्वेशन के लिए वेरिएबल भी तो चाहिए, इक्वेशन में तो एक्स वाई चीजें चाहिए ना, एक्स और वाई जैसी चीजें, तो वो अपन मान लेंगे कि एक तीसरा पॉइंट भी उस लाइन पे लाए कर रहा है, फिर वो का वही काम कर दो जो ऊपर किया, इन तीनों ट्राइंगल, इन तीनों वर्टिसेस से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 रख दो, क्योंकि ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए भाई, ये दोनों तो सेम लाइन पे लाए कर ही रहे थे, इसको और मान लिया कि ये भी सेम लाइन पे लाए कर रहा है, इक्वल टू 0 रख दो, उस चीज से जो मिलेगा वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उस चीज से जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक फिर माइनर कोफैक्टर है, वो हम कल ही देखेंगे। इसमें देखो एक बार पढ़ लो, इसको पढ़ जरूर लो। फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वी विल कंसीडर ए थर्ड आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई लाइंग ऑन द लाइन। अब 3 पॉइंट्स हो गए, तो इसका मतलब ये 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए क्योंकि एक ही लाइन पर है, और उनका एरिया क्या होना चाहिए, ट्राइंगल एबीपी का एरिया क्या होना चाहिए, 0। ए और बी तो वो पॉइंट थे, पी मैंने मान लिया, तो एबीपी का एरिया क्या होना चाहिए, 0। तो एबीपी का एरिया हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, x1 y1 1, x2 y2 1 x, और तीसरा पॉइंट क्या माना मैंने, देखो ये तो पहला पॉइंट गिवन था, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या माना आपने,
एक्स वाई और तीसरा कोऑर्डिनेट तीनों का 1 है, यानी कि ये ध्यान से देखोगे तो यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसको सॉल्व करने से कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो एक्स वाई फॉर्म में होगी, एक एक्स वाई की फॉर्म में होगी ना भाई। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स और वाई की फॉर्म में कुछ चीज मिलेगी आपको, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या ये? ठीक है ना? तो आप क्या करो, एरिया 0 पुटअप कर दो, उसको सॉल्व कर दो, एलएचएस आरएचएस बोथ साइड्स। आरएचएस में तो 0 0 0 रखना है, एलएचएस को सॉल्व कर लो, उससे लास्ट में जाके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो 3 एक्सरसाइजेस आज हमने कर ली, बची हुई 3 एक्सरसाइजेस कल देखते हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।